नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। आप मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों को संबोधित किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक बच्चों पर चर्चा कर उनकी समस्याओं के समाधान के मंत्र दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग किया और कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्त आत्मविश्वास बढ़ाने, एकाग्रित मन से जिस तरह से प्रेरित किया है, यह विद्यार्थियों के मनोबल को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी के मन में परीक्षा के तनाव के वातावरण ना हो और आत्मविश्वास हो, इसके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कर्मयोगी हैं और उन्होंने जिस जीवन से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने सामान्य अवस्था से लेकर आज पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हो गए हैं। तो उन्होंने सभी प्रकार की चीज़ों को जीवन में महसूस किया, देखा है। उन्होंने आज हमारे पूरे देश के बच्चों का, क्योंकि परीक्षा पर उनसे चर्चा की है, परीक्षाओं का जो समय आने वाला है उसके लिए उनको पूरी तरह से तैयार किया है, उन्हें उत्साहवर्धित किया है, उनको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे अपने अनुभवों से साझा किए हैं। निश्चित रूप से हमारे आने वाले उनके एग्जाम के ये सब बहुत ही मैं कहूँ कि फायदा होने वाला है। उन सब बच्चों को उसका लाभ मिलने वाला है, उनके जीवन में उत्साह। तो वहीं देहरादून में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आज सर्वे चेक स्थित IRDT सभागार में तकनीकी शिक्षा जुड़े विद्यार्थियों के साथ बैठक की और उन्होंने तकनीकी शिक्षा के बारे में संबंधित अधिकारियों को विस्तृत जानकारी देते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया और उनियाल ने तकनीकी शिक्षा में जुड़े उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिमांड आधारित शॉर्ट टर्म कोर्स पर फोकस किया जाए। साथ ही कहा कि ऐसे कोर्स को बढ़ावा दिया जाए जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश संख्या बढ़ाने पर विशेष प्रयास किया जाएगा। कहा कि हाई स्कूल और इंटर के छात्रों को विशेष कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए जिससे छात्रों की रुझान पॉलिटेक्निक की ओर अग्रसर हो। साथ ही प्लेसमेंट हेतु अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करें। उन्होंने कैरियर काउंसलिंग सेल की स्थापना के साथ समय समय पर रोजगार मेलों का भी आयोजन करने के निर्देश दिए। साथ ही संस्थाओं में हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, यहाँ सीजन में काफी पर्यटक आते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी के अस्पताल में नर्स, ANM और स्टाफ की कमी के कारण आयुष विंग OT जिस रूप से चलना चाहिए उस रूप से नहीं चल पा रहा है, जिसके बारे में अधिकारियों से जानकारी लेकर उन्हें 7 दिनों के भीतर अस्पताल में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मसूरी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और सीजन में लाखों टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। डॉक्टर्स वहाँ पर पर्याप्त हैं, लेकिन नर्सेज, ANM और क्लास पुलिस साहब वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे जब जानकारी वहाँ की CMS से ली, वो हॉस्पिटल जिस रूप में चलना चाहिए चल नहीं पा रहा है, ICU चल नहीं पा रहा है। OT आपने बना दी है लेकिन OT रन नहीं कर रही है। इन सब बंदों को लेकर मैंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आज बैठक ली और मैंने उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 7 तारीख तक ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट सीजन लगभग शुरू हो गया है, ताकि वहाँ की जनता को आने वाले। तो वहीं कोटद्वार से जीत हासिल कर और विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोटद्वार पहुंचे रितु खंडूरी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक और विधानसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। स्वागत में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और यह रैली कोढ़िया से होते हुए ऑडिटोरियम पर खत्म हुई। वहीं रितु खंडूरी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। रितु खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार
कि पानी में कुछ तो है। कोटद्वार के लोग मुझे विधायक के रूप में देखना चाहते थे, पर मुझको विधानसभा अध्यक्ष भी बनाने का सौभाग्य मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। वहीं ऋतु खंडूरी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि कोटद्वार को कर्ण नगरी कहा जाता है, पर कर्ण आश्रम अभी तक विकसित नहीं हुआ, उस पर कार्य किया जाएगा। खुश हूँ। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार कोटद्वार पहुंची। लोगों में बहुत उत्साह था, बहुत खुशी थी और मैं भी आभार भी व्यक्त करने आई हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ से विधायक बना के भेजा और विधानसभा अध्यक्ष उसके बाद में बनी। और आज यहाँ पे इसलिए भी आई हूँ कि कुछ समय मैं बैठना चाहती हूँ यहाँ के लोगों के साथ, अफसरों के साथ, और समझना चाहती हूँ कि हम कोटद्वार को अब विकास की ओर किस तरह से कार्य हम करें कि कोटद्वार विकास की ओर बढ़ेगा, कणव नगरी जो है भारत के मानचित्र पर आएगा। इन सब चीज़ों के लिए मैं आज कोटद्वार आई हूँ और अगले कुछ दिन में मेरे बैठकों के दौर चलेंगे जहाँ इन कोटद्वार को और अच्छे से समझने का प्रयास करूँगी। देखिए, महिलाओं के प्रति मेरा डीजीपी से ऑलरेडी बात हो चुकी है। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने उनसे बात की है। साथ ही साथ कोटद्वार में भी मैंने उनसे निवेदन किया है कि जो उनका यहाँ पर थाना है उसको वो अपग्रेड करें और साथ ही साथ एक ऐसा सेक्शन उस थाने में हो जहाँ महिला बिना झिझक, बिना डर के सीधे उस थाने में पहुँचे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा जो थाना है, कोटद्वार का थाना है, वो अपग्रेड होगा। बिल्कुल काम करूंगी। रेफर सेंटर इतना बड़ा अस्पताल है, इतना बढ़िया अस्पताल है और अगर रेफर सेंटर बन के रह गया, बहुत दुखद है। इस पर पूरी तरह से सीरियस इशू काम होगा और इसलिए मैं डॉक्टरों के साथ भी बैठ रही हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हम लोग अपने मरीजों का इलाज यहाँ ना करके उन्हें तुरंत रेफ़र करते हैं। तो उनकी क्या समस्या है, क्या कारण है, क्या उनको ज़रूरत है, किस तरह की मशीनरी की आवश्यकता है, किस तरह के डॉक्टरों की आवश्यकता है, इस पर मेरी उनसे बैठक होगी। काम होगा, रोड पर काम होगा, डामरीकरण हो, रोड ठीक हो। तो फतेहपुर वन रेंज में बाघ ने एक बार फिर से महिला को मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद गुस्साई ग्रामीणों ने महिला का शव लाकर वन विभाग की गाड़ी का घेराव कर जमकर बवाल किया। पुलिस ने हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण किसी तरह शांत हुए। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी और ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। तो वहीं वन विभाग के रेंजर के मुताबिक बाघ द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों को देखते हुए गश्त के लिए स्टाफ और बढ़ा दिया गया है। दिन रात जंगल में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसके अलावा ड्रोन और कैमरा ट्रैप से भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक बाघ वन विभाग की पहुंच से दूर है। पानी निकले शाम को और सुबह जब लोग हैं 4 बजे जब मॉर्निंग वॉक करते थे वो भी नहीं कर रहे हैं। अभी तो खैर जंगली घटना है, मगर आए दिन जो ये घटना लगातार ही हो रही, पहली बार नहीं हो रही, लगातार होते जा रही है। अब घरों से आ रहा है। पिछले महीने करीब दो महीने पहले यहाँ पे हमारे मनन एक केंद्र, स्वास्थ्य नशा मुक्ति केंद्र है, तो महिलाएं यहाँ वृद्धाश्रम में वहाँ पे भी दिखा और ये गाँव में घूम रहा है, गाँव में। और इतनी बार शिकायत कर चुके वन विभाग से, इस बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। और आज हमारी गांव की महिला थी इंदिरा देवी, उनके वो बेचारी जंगल घास काटने गई थी, उनको वहाँ बाघ ने मार दिया। और 3 दिन पहले भजोनी मारा। जो आदमखोर हो चुका है तो उसका इंतजार क्यों कर रहा हो? ये समझ में ये नहीं आ रहा कि इंतजार किस बात का है। जब लगातार आदमी को मैं प्रहार करते जा रहा हो तो वन विभाग ने इसमें चेतना चाहिए। कब चेतेगा? जब लाशों को ढेर लगी तब चेतेगा। क्या है अब आपकी रणनीति आगे, क्या मांगे? हमारी ये कि अब क्या मांगे, हम तो हमेशा बोलते हैं अब जो जिस घर में दुर्घटना हुई है उनको सांत्वना देने ये वन विभाग की टीम पहुंचे। वन मंत्री से हमारा अनुरोध है कि उनमें मुआवजा जो मुआवजा वो जो मापदंड है उसके अनुसार उनको दिया जाए बिना किसी विलम्ब के। ना कोई देखिए, हमारे स्तर से ट्रैंकुलाइज की हमें अनुमति है, पिंजड़े लगाने की अनुमति थी। पिंजड़े हमारे द्वारा 8 पिंजड़े लगाए गए हैं और ट्रैंकुलाइज की टीम हमारी प्रतिदिन जंगल में अभियान चलाए हुए है, लेकिन अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है और आज ये 6ठी घटना घटित हो गई है। एक ही बाघ है जो लगातार ये घटनाएं कर रहा है? अभी ये तो हम नहीं कह सकते। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये एक ही बाघ द्वारा किया गया है या अलग अलग बाघ द्वारा ये घटना की गई है। ट्रैप कैमरे जो आपने लगाया उसमें कुछ ऐसी फुटेज या कुछ सामने आया है? उसमें हमारे 2-3 टाइगर रिपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए हमें अभी स्पष्ट नहीं है कि ये कौन सा टाइगर है कि जो ये घटना को अंजाम दे रहा है। ड्रोन से भी क्या चेक कर रहे हैं? ड्रोन से भी चेकिंग अभियान, हमारा सर्च अभियान चला हुआ है। ड्रोन टीम और हमारी ट्रैंकुलाइजर टीम एक साथ घूम रही है।
सर जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब आपकी क्या प्लानिंग है दरअसल फॉर इसमें अब अभियान स्टाफ बढ़ा दिया गया है हमारे प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा। आज अतिरिक्त स्टाफ हमें उपलब्ध करा दिया गया है और अन्य रेंजों से। अब इसमें सर्च अभियान में और तेज़ी आ जाएगी और इसको नरभक्षी घोषित करने के लिए भी हमारे द्वारा लिखा गया है उच्चाधिकारियों को, और संभवतः अगर उसकी अनुमति मिल जाती है तो फिर इसको नरभक्षी घोषित कर दिया जाएगा। ग्रामीणों से मेरी अपील यह है कि आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर न जाएं और जब तक ये माहौल शांत नहीं होता, इसको ट्रैंकुलाइज या अथवा पकड़ा नहीं जाता है, तब तक वो जंगल के अंदर न जाएं। तो वहीं दमू बांगड़ुआ में कुमाऊं कॉलोनी में आदमखोर बाघ ने 50 वर्षीय महिला को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से क्षेत्र के लोगों में वन विभाग और प्रशासन के प्रति काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश दमू बांगड़ू में कुमाऊं कॉलोनी में मृतका के घर गए और उनके परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मृतका के घर पर डीएफओ रामनगर चंद्रशेखर जोशी और एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह पहुंचे, जहां पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने डीएफओ रामनगर पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएफओ को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द यदि आदमखोर बाघ को नहीं पकड़ा गया तो वह वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अभी तक 6 लोगों को आदमखोर बाघ ने अपना निवाला बना दिया है और ऐसे में क्षेत्र के लोगों में बाघ को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। देखिए, वहाँ की जनता आतंकित भी है और आक्रोशित भी है। वहाँ पे उनकी मजबूरी है, वहाँ पे उनकी जो पशु हैं उनके पालन पोषण के लिए उन्हें जंगल में घास काटने के लिए जाना पड़ता है। पहली बारी इतिहास में ऐसा हुआ, आदमखोर हमले इतने हुए, 6 लोगों की जान जा चुकी और वन विभाग पूरा सोया हुआ लगता है। तो डीएफओ साहब आज आए, बड़े दिनों बाद प्रकट हुए, इससे पहले किसी वारदात में कहीं नहीं पहुंचे वो। और उनको मैंने यही चेतावनी दी और मैंने उनको ये नसीहत भी दी कि अगर मैं उनकी जगह होता तो खुद अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करता। लेकिन वो एक अच्छी खबर लेके आए थे कि शिकारी की अनुमति मिल गई है, तो अब शिकारी आ रहा है, कोई चंडीगढ़ से वो कह रहे थे। लेकिन मैंने उनसे कहा उससे ही काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको गश्त लगानी पड़ेगी। तो पुलिस और प्रशासन के सामने उन्होंने ये भी आश्वस्त कराया कि फॉरेस्ट के जो लोग हैं वहाँ पे गश्त लगाएंगे। साथ ही साथ जनता की नाराज़गी थी कि वन विभाग के कुछ कर्मी हैं वो बहुत महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैंने उनको भी चेतावनी दी कि अगर ऐसे व्यक्तियों को आपने नहीं तुरंत हटाया उस स्थल से तो उन पे कार्रवाई करने पे हम लोग सीधी तरीके से मजबूर हो जाएंगे, फिर आप हमसे मत कहिएगा। आज आश्वासन तो मिला है, अब देखते हैं आज शाम से अगर गश्त शुरू नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन होगा। और अगर दोबारा ऐसी वारदात मुआवजे को लेकर क्या बातचीत है? मुआवजा मैंने उनसे ये कहा कि आप तुरंत न्याय जो दे सकते हैं वो मुआवजे के तौर पे परिवार को दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आजकल में वो जो चेक है कॉम्पनसेशन। तो वही खटीमा के मुख्य चौक पर कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मुख्य चौक पर बढ़ती महंगाई के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं लगातार गैस, तेल और खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर प्रहार किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए खटीमा कांग्रेस नगर अध्यक्ष रवीश भटनागर ने कहा कि बीजेपी सरकार से आज आम जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई की मार झेल रही आम जनता के घर पर बजट बिगड़ चुका है। वहीं भटनागर ने खटीमा विधायक भुवन कापड़ी के इस्तीफा देने के अफवाह को गलत बताया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ही अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर ने कहा कि खाने के तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों से आम महिलाओं की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। उन्होंने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। चाहती हूँ मैं भाजपा सरकार से वो कौन से अच्छे दिन की बातें करे थे इन्होंने, जो इतनी चरम पे महंगाई बढ़ गई है। आज हम महिलाएं जो इस समय कभी 900 कुछ का था, अब 1000 का हो गया, कहाँ से ये मतलब लाएंगे? और कहीं पे रोजगार दिख नहीं रहा है। अगर रोजगार नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है तो आम जनता इससे बहुत परेशान है। और मैं केंद्र सरकार से कहना चाहती हूँ, क्या ये सरकार बनाने की खुशी में क्या जनता को मतलब धोखा देकर उनसे वोट लेकर उनके लिए ये अत्याचार करा जा रहा है? उनका तो एक और जहां पूरे देश माता के नवरात्र की तैयारी में जुटा है, तो वहीं नवरात्र में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे में मिलावट का खेल का पर्दाफाश होने से लोग हैरत में हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के एक आटा चक्की पर छापेमारी कर 5 कुंटल मिलावटी कुट्टू का आटा पकड़ा और टीम ने आटे में सैंपल जांच के लिए भिजवा दिया है। तो वहीं
छापेमारी के दौरान कार्रवाई की गई और छापेमारी की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि जसपुर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर इमरान चौक स्थित एक आटा चक्की पर छापा मारा। टीम ने कुट्टू और चावल के तैयार किए गए आटे के सैंपल लिया है। खाद्य निरीक्षक पवन कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इमरान चौक के पास आटा चक्की पर चावल मिलाकर कुट्टू का आटा तैयार किया जा रहा है। सूचना पर उन्होंने कार्रवाई कर आटा जब्त किया है। उन्होंने बताया कि टूटा हुआ चावल और कुट्टू मिलाकर आटा बनाया जा रहा था। यहां आटा बाद में दुकानों पर सप्लाई किया जाता था। आटे को जब्त कर पुलिस को सौंप दिया गया है। बताया कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि इस तरीके से यहाँ का एड्रेस बताया गया था। उसमें बताया गया था कि वहाँ पर नकली कुट्टू का आटा बनाया जा रहा है और इस तरीके से इतने कट्टे में बनकर तैयार हैं और उस संबंध में कार्रवाई करें। जब मौके पर मैं यहाँ आकर देखा उस समय कुट्टू का आटा बनाया जा रहा था, जिसका कच्चा जो उत्पाद है वो हमारे पास मौजूद है। और इनसे जब पूछा गया चक्की मालिक से, जिसका रईस है, उन्होंने बताया कि साहब ये कुट्टू का आटा बनाया जा रहा है और ये जसपुर के किसी लाला का बनाया जा रहा है। वो लाला अभी मौके पर जब यहाँ कार्रवाई कर रहे थे वो आए थे, लेकिन उन्होंने भी इसको अपना मानने से मना कर दिया और वो यहाँ से भाग गए। अभी नाम उनका पूरा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये मुनीम के नाम से बता रहे हैं। उनका पूरा नाम क्या है मुझे जानकारी में नहीं है। रतन मुनीम के नाम से ये कल प्रोग्राम संज्ञान में आया था ना, उसमें ये बताया गया था कि एक दुकानदार कुट्टे के आटे में चावल का आटा मिला रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेरे पास ज्ञापन आया हुआ था। और इसमें प्रकरण में एसएमओ द्वारा वहाँ पर छापेमारी की गई थी और उसका सैंपल भी लिया गया है। और मेरे द्वारा प्रकरण में 3 लोगों की कमेटी बना दी गई, जिसमें कि BDO, नायब तहसीलदार और एसएमओ हैं। तो वहीं 31 मार्च को ठेका खत्म होने के बाद राजकीय चिकित्सालय में तैनात ठेका प्रथा पर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सेवा समाप्त होने से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने राजकीय चिकित्सालय में नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से दोबारा बहाली की मांग की है। आरोप लगाया कि 4 साल से लेकर 19 साल तक के पुराने कर्मचारियों को ठेका खत्म होने की बात कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मरीजों को अपनी सेवाएं दी, जिसका इनाम उनको नौकरी गंवाकर मिल रहा है। उन्होंने नौकरी बहाल नहीं होने पर सरकारी अस्पताल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन और धरना देने की चेतावनी दी है। ड्यूटी कर रहे बराबर, कोविड भी हुई, सब कुछ, उसमें भी हमने बराबर काम करा। और अब 31 तारीख को उन्होंने मना कर दिया कि जी आपका सेवा समाप्त हो गया है। तो किसी तरीके का नोटिस जारी किया गया आप लोगों को? जी हमारे ठेकेदार के पास आए हैं नोटिस। कितने लोगों को नोटिस मिला है? नोटिस हम लोगों का हाथ में नहीं आया है, ठेकेदार के पास नोटिस है। प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी। कब तक प्रदर्शन करेंगे? क्या जी जब तक हमें वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम कमल कुमार है और हम गत 19 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। और 31 मार्च को CMS साहब ने हमारे ठेकेदार को अजय कुमार सैनी को नोटिस दिया कि आपके कर्मचारी कार्य पर नहीं रहेंगे। सर अब हमारे बच्चे तो यहीं से पालन पोषण हो रहा था, 19 साल से कार्यरत हैं यहाँ पर। और पूरी कोविड में हमने अपनी जी जान पे खेलकर काम करा, अपने बच्चों को भी छोड़ा। 19 दिन कोविड में ड्यूटी रही, फिर कोविड पॉजिटिव भी हुए हमारे कर्मचारी और 6700 रुपये मास सैलरी पर हमने सर्विस करी। और अब हमारे अचानक से बोल दिया जाता है कि आप काम 1 तारीख से नहीं करेंगे। तो वहीं खबर ऋषिकेश से है, जहां IDPL स्थित DRDO के द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल में सेवाएं समाप्त होने से नर्सिंग अफसर और पैरामेडिकल के कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को बहाल करने की मांग को लेकर त्रिवेणी घाट से पूरे शहर में जुलूस निकालते हुए SDM कार्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जब देश को उनकी ज़रूरत थी तो वो देश के साथ खड़े थे, मगर अब कोविड के मरीजों की संख्या कम हुई तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी को लेकर आज DRDO अस्पताल में अपनी नौकरी गंवा चुके सैकड़ों पैरामेडिकल और नर्सिंग अफसर त्रिवेणी घाट पर एकत्रित हो गए और कर्मचारियों ने त्रिवेणी घाट से SDM कार्यालय तक पूरे शहर के बीच केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। SDM कार्यालय में प्रदर्शन करने के बाद एक ज्ञापन SDM को सौंपा गया और मौके पर कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को फिर से बहाल करने की मांग की। चेतावनी भी दी गई कि यदि उनकी मांग पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वह सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी।
और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ DRDO में। प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? यस सर। सुनने में आ रहा है 31 तारीख के लिए बॉन्ड कर दिया गया था। यस सर। तो किस मांगों को लेकर ये प्रदर्शन? सर हम इस मांग को लेकर हमने कोविड के टाइम पर काम किया। सर जिस टाइम पे कोई भी एग्री नहीं था काम करने के लिए, हम लोग अपना घर बार छोड़ के, जिस टाइम पे लोग चिताओं को भी आग नहीं दे रहे थे, परिवार ने साथ छोड़ दिया, तो उस टाइम पर हम लोगों ने काम किया। सर इतनी दूर रहकर काम किया। अब जैसे ही कोविड की वेव खत्म हो गई, इन लोगों ने हमें प्रायर नोटिस दिए बिना, 1 मंथ का प्रायर नोटिस दिए बिना इन लोगों ने हमें निकाल दिया। सर हमें जस्ट 1 दिन पहले पता चल रहा है कि हाँ हम लोगों की जॉब खत्म हो गई है। सर बस मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग कर रही हूँ कि प्लीज़, मतलब हम लोगों ने उस टाइम पे काम किया, हमने देश को सपोर्ट उस टाइम पे किया जब कोई साथ नहीं था। एटलीस्ट सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को थोड़ा हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम लोग हम सब ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे। हम लोगों ने उस टाइम पर काम किया जब कोई भी रेडी नहीं था, कोई भी उस टाइम पे हम लोगों ने काम किया, तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। सर हम यहाँ पे SDM ऑफिस पहुँचे हैं, हम यहाँ पे ज्ञापन देने पहुँचे हैं मुख्यमंत्री जी के कि हमारी जायज़ जो मांगे हैं है कि हमने जैसे कोविड की दूसरी वेव और तीसरी वेव में काम किया है, पूरे को महामारी के टाइम पे हम देश के साथ खड़े रहे और आज हमें नौकरी से निष्कासित किया जा रहा है। दंड इसलिए क्योंकि कोरोना कम हो गया है और इनको हमारी ज़रूरतें ख़त्म हो गई है, सिर्फ इस वजह से हमें जो है वो नौकरी से निष्कासित कर रहे हैं। अभी हमारी मांगे सिर्फ सरकार से यही है कि जो है हमारे नियमित रोजगार का प्रबंध करे जिस भी तरीके से हो सके, क्योंकि हम 10 महीने से सब कुछ छोड़ छाड़ के, परिवार छोड़ छाड़ के यहाँ पर पड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोरोना में काम कर रहे हैं और आज इस तरीके से निकालना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उसी के विरोध में हम जो है ये प्रदर्शन और रैली कर रहे हैं। SDM कार्यालय आए हुए हैं, क्या ज्ञापन देने का है? बिल्कुल, हम SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं और हमारे रोजगार से संबंधित जो भी समस्याएं हमें आ रही है, हम बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने एकदम से काम निकलते ही हमें बेरोजगार कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी गलत बात है। उसी के संबंध में हम SDM उप जिलाधिकारी को यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने हम यहाँ पर आए हैं। जिंदर सिंह है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ एम्स DRDO में। सर हमने पिछले 10 महीने से काम किया है। ऐसे टाइम पे काम किया जब कोई भी बंदा घरों से बाहर नहीं निकल रहा था। हमने अपना परिवार छोड़ के कोविड केयर सेंटर में एटलीस्ट 24 आवर हमने ड्यूटियाँ दी है। 10 महीने काम करने के बाद हमें बीच में रिलीज़ कर दिया गया था। फिर कोविड की 3rd वेव आई, तो 3rd वेव में हमें रिकॉल करके दोबारा बुलाया गया। दोबारा बोला गया कि आपको 31 मार्च तक आपको यहाँ पे रहना है। 31 मार्च से पहले इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ, पहले तो हमारी लाइट काट दी है, दूसरी इन्होंने बिजली काट दी है, बिजली काटी, पानी काटा है। यहाँ तक कि हमें कोई पूछने तक नहीं आया कि आप क्या चाहते हो। ना हमें अभी तक कोई भी किसी भी हमारे जो ये किस मांगों को लेकर हमारा यही मांग है हमारी राज्य सरकार से कि हमें कहीं समायोजित किया जाए उत्तराखंड में। हम लोग 130 नर्सिंग वाले हैं और 13 हम पैरामेडिकल स्टाफ है, जो कि हमारी राज्य सरकार और SDM महोदय से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को उत्तराखंड में इतने सारे पद खाली है कि हमें किसी भी टाइम वो चाहिए, अभी शाम तक की क्या 1 घंटे के अंदर हमें एक अपॉइंटमेंट ले। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के सभी तहसील मुख्यालयों, नगरीय क्षेत्रों, कस्बों और पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग निर्माण किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि जनपद पर्यटन को बढ़ाने के लिए 15 स्थान चयनित किए गए हैं। तो वहीं जहां पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन पार्किंग के अभाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इन स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था को लेकर 31 मार्च तक प्रस्ताव मांगा गया है, ताकि पार्किंग पर्यटक स्थलों पर बनाई जा सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। गए थे जो हमारे विभिन्न पर्यटक स्थल हैं और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ या ट्रैफिक की समस्या रहती है, वहां भविष्य के संभावनाओं को देखते हुए पार्किंग के जो प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं, उसके संबंध में सभी एजेंसी। तो वहीं ग्रीष्म ऋतु में रबी की फसल में गेहूं की खरीद तौल को लेकर जसपुर खंड विकास क्षेत्र में 13 सेंटर आज से शुरू कर दिए गए हैं, जिन पर अब किसानों की नजरें जमीनी अन्नदाताओं पर कब अपनी फसल को लेकर सेंटर पर आएं और तौल प्रक्रिया का शुभारंभ किया जा सके। वहीं खाद्य विभाग के विपणन अधिकारी विष्णु प्रसाद त्रिवेदी ने बताया कि खाद्य विभाग के 3 सोसाइटी से 7 नेफेड और 1 गेहूं तौल खरीद सेंटर बनाए गए हैं। बताया कि अन्नदाताओं को गेहूं खरीद का भुगतान सरकार के निर्देशानुसार 1 सप्ताह में करा दिया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए और परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। जसपुर में कुल 11 सेंटर खोले गए हैं, जिसमें से 3 सेंटर खाद्य विभाग के हैं, 7 सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हैं और 3 सेंटर नेफेड के लगाए गए हैं। कुल 13 सेंटरों पे
गेहूँ की खरीद 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी आज से। किसानों ने अभी केवल रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, कुछ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं और काफ़ी लोगों ने फॉर्म वगैरह जमा किए हैं। संभवतः फसल अभी इनकी पकी नहीं है, जिस वजह से किसान अभी फसल लेकर नहीं आया। आज का जो MSP है 2015 का रेट। तो अपने उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।